फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विशेषण। इस क्लास में हम विशेषण के प्रकार, उनकी परिभाषाएं और उनको पहचानने का जो तरीका है, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है विशेषण। अब इसकी सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है या संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा समझिए आप। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिनकी का मतलब ये होगा कि संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। आप समझिए इन चीजों को। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं, इनकी जो विशेषता प्रकट करते हैं, बताते हैं, वो तो विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा, मोहन सुंदर है। अब यहां देखिए आप, विशेषता तो क्या होगी? मैंने परिभाषा क्या बताई कि ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा तो क्या हो गई? मोहन। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। मोहन कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये तो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और ये जो मोहन है वो क्या है? विशेष्य। वो क्या है? विशेष्य। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ ये जो मोहन शब्द है ये क्या है? विशेष्य है। जो सुंदर शब्द है वो क्या है? विशेषण है। इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है? यानी कि जो विशेष्य है वो तो क्या होगा? जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। और विशेषण क्या होगा? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। अब इसके जो भेद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। विशेषण के भेद। इसके 4 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए। पहला है गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। और चौथा अपना है सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए जो विशेषण है उसके कितने प्रकार माने गए? 4 प्रकार माने गए। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो अब ये जो गुणवाचक है इसके तो कोई भेद होते नहीं, लेकिन ये जो संख्यावाचक है इसके भी भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं।
एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ये जो परिमाणवाचक है इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहां देखिए आप, ये जो विशेषण है, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो संख्यावाचक, इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक जो होता है इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ये जो पहला है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो है वो है गुणवाचक। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, किसी आकार, रूप, रंग, दिशा, स्थान, समय आदि को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी आकार, रूप, रंग, दिशा, स्थान, समय आदि को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये जो गुणवाचक विशेषण है इनको हम कई रूपों में समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है वो है रंग के रूप में। रंग जैसे काला, गोरा, सफेद, पीला, नीला, ये तो हो गए रंग से संबंधित। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आकाश नीला है, ये तो हो गया रंग से संबंधित। अब भाव, दूसरा है भाव से संबंधित। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये हो गया भाव से संबंधित। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। तो यहां ये जो अच्छा है ये कैसा है? ये भाव से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भाव से संबंधित है। अब इसके बाद में और भी होते हैं। जैसे ये जो गुणवाचक विशेषण है, तीसरा हम ले सकते हैं दशा से संबंधित। दशा में जैसे मोटा, पतला, अमीर, गरीब, भारी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अमीर आदमी। अमीर आदमी। अब यहां समझिए आप, ये दशा से संबंधित है। दशा में जैसे मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, भारी। तो अब इसका उदाहरण देखिए अमीर आदमी। इसी प्रकार चौथा है आकार से संबंधित। आकार में जैसे गोल, सुडोल, नुकीला, पोला। अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा गोल रोटी। तो ये किससे संबंधित है? गुणवाचक विशेषण में आकार से संबंधित गुण है। आगे देखिए। जैसे मैंने लिखा पांचवा मैंने लिख दिया समय से संबंधित। समय जैसे नया, पुराना, अगला, पिछला आदि। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा
अगला मकान, या फिर जैसे दूसरा हम देख लेते हैं पिछला समय। तो ये किससे संबंधित है? ये समय से संबंधित गुणवाचक विशेषण है। तो ये जो 5 है, इसके अलावा और भी है, इनको दोबारा समझा देता हूं मैं। जैसे गुणवाचक विशेषण है, किसी आकार, रूप, रंग, दिशा, स्थान, समय आदि को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाती है। ये जो गुणवाचक विशेषण है रंग से संबंधित भी हो सकता है, जैसे काला, गोरा, सफेद, पीला, नीला। उदाहरण के लिए जैसे नीला आकाश, या फिर और कह सकते श्याम काला है। इसी प्रकार दूसरा भाव से संबंधित अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है या मोहन एक वीर लड़का है। दशा से संबंधित मोटा, पतला, अमीर, गरीब, भारी, तो अमीर आदमी, ये उदाहरण है इसका। इसी प्रकार आकार से संबंधित गोल, सुडोल, नुकीला, समान, पोला, तो गोल रोटी या पोला शरीर। समय से संबंधित नया, पुराना, अगला, पिछला, तो अगला मकान, पिछला समय। तो ये थे गुणवाचक विशेषण की जो दशाएं होती है, विशेषताएं होती है, उनसे संबंधित। इसके आगे है छठा जो है वो स्थान से संबंधित है, जैसे ऊंचा, नीचा, लंबा, चौड़ा, गहरा आदि। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ऊंचा मकान, या फिर एक उदाहरण चौड़ा रास्ता। तो ये किससे संबंधित है? ये स्थान से संबंधित गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार जो है वो है दिशा से संबंधित है। दिशा जैसे उत्तरी दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये हो गई दिशा से संबंधित। जैसे मैंने लिखा उत्तरी हवाएं, उत्तरी हवाएं, तो ये है दिशा से संबंधित है। अब ये जो गुणवाचक विशेषण है, इसकी मैंने 6-7 दशाएं, मतलब ये जो गुणवाचक विशेषण किस किस अवस्था में हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो बताया। पहला जैसे मैंने बताया था, पहला बताया था रंग से संबंधित, दूसरा भाव से संबंधित, तीसरा दशा से संबंधित, चौथा आकार से संबंधित, पांचवा समय से संबंधित, छठा स्थान से संबंधित और सातवां है दिशा से संबंधित। अब जो गुणवाचक विशेषण होता है, इस विशेषण में इनसे संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अब जैसे मैंने इसका उदाहरण लिखा है, अब उनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है। तो ये जो अच्छी शब्द है, ये जो अच्छी शब्द है वही क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में जैसे मैंने बताया कि अच्छा, बुरा, काला, गोरा। स्थान में जैसे मैंने बताया ऊंचा, नीचा, इनसे संबंधित जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये जो सीता अच्छी लड़की, यहाँ जो अच्छी शब्द वो कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन होशियार है, मोहन होशियार है। तो ये जो होशियार है ये भी कैसा है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि किसी रंग, रूप, आकार, दिशा, स्थान आदि को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आकाश नीला है। यहां देखिए जो नीला है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। रंग, रूप, आकार, दिशा, स्थान आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये था विशेषण में अपना पहला प्रकार, गुणवाचक विशेषण। अब जो दूसरा भेद है संख्यावाचक, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो भेद है, दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक। दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक। अब मैंने संख्यावाचक के भी दो भेद बताए थे। पहला था अपना निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक ये किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। जैसे पहला तो होता है इसमें गणना, गणनावाचक। गणनावाचक में देखिए कैसी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आगे तक संख्याएं आती है। वो तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? गणनावाचक संख्या कहलाएंगी। एक आती है क्रमवाचक, एक आती है क्रमवाचक संख्याएं। क्रमवाचक संख्या में जैसे पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार ये भी आगे तक चलती है। यानी कि गणनावाचक में तो कैसी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक चलती है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार आगे तक चलती है। इसी प्रकार जो है वो आएंगी आवर्ती, आवर्ती वाचक। आवर्ती वाचक में जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। यानी कि आवर्ती वाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना संख्या है वो आवर्ती वाचक में आती है। समुदाय वाचक है, समुदाय वाचक। समुदाय वाचक में कौन सी संख्या आती है, जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि जो संख्या है वो किस में आती है, समुदाय वाचक में आती है। तो देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है उसका दो भेद बताए थे। पहला था निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या में देखिए ये चार प्रकार से संख्या आ सकती है। पहली है गणनावाचक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरी है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवर्ती वाचक में जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार की, जैसे तिहरा या फिर चौहरा, ये सारी संख्या किस में आती है, आवर्ती वाचक में। और जो चौथी जो संख्या बताई है मैंने समुदाय वाचक, इसमें जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि जो संख्या है वो समुदाय वाचक में आती है। जैसे मैं उदाहरण, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहां जो ये 11 है इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अब ये जो संख्या है वो कैसी है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है। तो ये जो 11 संख्या है ये गणनावाचक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये कैसी संख्या है, गणनावाचक संख्या। और ये जो विशेषण है वो कौन सा, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, तुम दोनों यहां बैठो, तुम दोनों यहां बैठो। तो ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक है। अब ये संख्या है वो कैसी है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है। तो ये जो संख्या है वो समुदायवाचक है, क्योंकि दोनों, तीनों, चारों आदि जो संख्या होती है इस रूप में, इस रूप में संख्याओं को जब लिखा जाता है तो वो कैसी संख्या कहलाती है, समुदायवाचक कहलाती है। तो विशेषण कौन सा होगा, इसमें निश्चित संख्यावाचक। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, श्याम ने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। तो यहां देखिए, श्याम ने कक्षा में पांचवा स्थान प्राप्त किया। तो ये जो पांचवा शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब ये संख्या भी कैसी है, जैसे क्रमवाचक संख्या है, क्रमवाचक संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो पांचवा शब्द है वो कैसी संख्या है, क्रमवाचक संख्या। और विशेषण कौन सा है, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये था संख्यावाचक का पहला रूप, निश्चित संख्यावाचक। अब ये जो संख्यावाचक का दूसरा रूप है, जो प्रकार है वो है अनिश्चित संख्यावाचक का, अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक में किस प्रकार की संख्या होती है, देखिए, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि। यानी कि अनिश्चित जो संख्यावाचक होता है उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे होशियार। तो यहां ये जो कुछ शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक।
अब ये देखिए मैं समझा देता हूं आपको कुछ। मैंने क्या बताया, अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे होशियार हैं, तो यहाँ ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों है, यहाँ देखिए आप, निश्चित संख्यावाचक में तो हम संख्या को गिन सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में पूरी संख्याओं की गणना कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसका हमें पूरा पूरा अनुमान नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक कक्षा में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उस कक्षा में 100 बच्चों में से कुछ बच्चे होशियार हैं, यानी कि जिनकी हमें मतलब पूरी तरीके से जानकारी नहीं कि उन 100 बच्चों में से निश्चित कितने बच्चे होशियार है, इतनी हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें इतना पता कि कुछ बच्चे होशियार है। तो ये विशेषण तो कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक में भी कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, बहुत बच्चे खेलने गए हैं, बहुत बच्चे खेलने गए हैं। तो यहाँ ये जो बहुत शब्द है, बच्चे जो खेलने गए ये तो हमें पता है कि बच्चे खेलने गए, लेकिन कितने बच्चे खेलने गए ये हमें पता नहीं है। अब जो बच्चे खेलने गए हैं उनकी हम गणना कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे सामने क्या है कि इस समय हम काउंटिंग या गिन नहीं सकते, तो बहुत बच्चे खेलने गए हैं। तो यहाँ ये जो बहुत शब्द है ये क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मैंने क्या बताया, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि शब्दों का प्रयोग जहां कर दिया जाता है वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये था संख्यावाचक विशेषण में दूसरा प्रकार, अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो विशेषण है उसका जो तीसरा प्रकार है वो है परिमाणवाचक। तो तीसरा जो प्रकार है अपना वो है अपना परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए आप सबसे पहले, अब इसकी परिभाषा देखिए आप, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी मात्रा को प्रकट किया जाता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिभाषा देखिए आप, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी मात्रा को प्रकट किया जाता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात यदि किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी मात्रा को प्रकट किया जाता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है, यानी कि मात्रा को बताया जाता है। मात्राएं जैसे होती है ना, संख्यावाचक में तो संख्याएं बताई जा रही थी, परिमाणवाचक में मात्राएं बताई जा रही है। अर्थात यदि किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, 10 लीटर दूध। तो यहां ये जो 10 लीटर है, यहां ये जो लीटर शब्द है, मैंने क्या बताया, अर्थात यदि किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली, तो ये संख्या शब्द हो गया, वही मात्रा प्रकट करने वाला शब्द हो गया। किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहां कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। एक उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा,
2 लीटर तेल। तो यहां देखिए ये जो 2 है संख्यावाचक शब्द होगा, इसके साथ में मात्रा प्रकट करने वाला शब्द होगा, तो यहां ये क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो ये जो परिमाणवाचक है इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद है, पहला जो भेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक। पहला जो भेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है वो निश्चित रूप में जो मात्राएं होती है उनको दर्शाया जाता है। अब इसकी जो पहचान होती है वो कैसी होती है, 2 लीटर, 5 किलो आदि। अब ये जो निश्चित परिमाणवाचक होता है इसमें संख्या शब्द जो होता है वो निश्चित होता है, यानी कि जैसे 2 लीटर या 5 किलो। तो जो निश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें क्या होता है कि संख्या शब्द के साथ उसकी मात्रा को दर्शाया जाने वाला शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वहां कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो निश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें संख्या साथ में आएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि ये जो निश्चित परिमाणवाचक उसमें क्या होगा, संख्या के रूप में एक शब्द साथ में आएगा, या कहने का मतलब है संख्या को दर्शाने वाली जो इकाई है वो साथ में आएगी, तो वहां कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे इसका उदाहरण समझा देता हूं मैं। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा 5 किलो केले लिए, 5 किलो केले लिए। तो यहां देखिए ये जो 5 है ये तो क्या हो गया, संख्यावाचक, ये तो क्या हो गया, संख्या को दर्शाने वाली इकाई हो गई, और ये क्या होगा, मात्रा को दर्शाने वाला शब्द हो गया। तो यहां ये जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है। तो यहां ये क्या है, संख्या की जो इकाई है वो साथ में आ गई, ये क्या हो गया, मात्रा को दर्शाने वाला शब्द हो गया। तो इकाई के साथ में जब मात्रा को दर्शाने वाला शब्द प्रयोग कर दिया जाता है वहां कौन सा विशेषण होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। उसमें कौन सा विशेषण होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ ये जो 10 लीटर है इसमें कौन सा विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये था परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। जिस प्रकार संख्यावाचक के 2 भेद थे, एक तो था निश्चित संख्यावाचक, एक था अनिश्चित संख्यावाचक, इसी प्रकार जो परिमाणवाचक है इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो देखिए आप। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, सब, जरा सा आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अनिश्चित जो परिमाणवाचक होता है उनमें किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, सब, जरा सा आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जहां किसी की मात्रा का हमें निश्चित पता नहीं होता है वहां कौन सा विशेषण होता है, वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मतलब इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, सब, जरा सा आदि प्रकार के शब्दों का जहां प्रयोग कर दिया जाता है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब इसका उदाहरण देखिए आप। थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा दूध ले आओ। तो मैंने क्या बताया कि यहां जो है थोड़ा शब्द है वो क्या है, इसकी हमें निश्चितता का पता नहीं है। क्या नहीं पता, निश्चितता का पता नहीं है। यदि यहाँ 1 लीटर या 2 लीटर या फिर 1 किलो या 2 किलो कुछ भी ऐसे निश्चित संख्या का अगर या निश्चित संख्या की इकाई लिखी होती तब तो ये होता निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
लेकिन हमें इसकी निश्चितता का पता नहीं, इसलिए यहाँ कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो थोड़ा दूध ले आओ, तो यहाँ जो ये जो शब्द है ये क्या है, इसकी अनिश्चितता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, इस सब, जरा सा आदि शब्दों का जहां प्रयोग कर दिया जाता है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं कम चाय पीता हूं, तो यहां देखिए मैं कम चाय पीता हूं, तो यहां ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है, यानी कि इसकी जो निश्चितता है उसका हमें पता नहीं, मैं कम चाय पीता हूं, तो यहां ये जो चाय है ये चाय की मात्रा को दर्शा रहा है। अभी इसकी मात्रा जो है वो कितनी है इसका हमें पता नहीं, लेकिन क्या है, कम है, क्या है, कम है, अर्थात उसकी अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये था परिमाणवाचक में दूसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। अब चलते हैं अंतिम प्रकार की ओर, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो जो चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ज्यादातर जो विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सार्वनामिक विशेषण से संबंधित। ये नहीं कह रहा कि उनसे उनके भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण से संबंधित होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या, यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। परिभाषा समझिए आप, यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरफ प्रयुक्त होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। उदाहरण के लिए, यह गेंद मुझे दे दो। यहां अब देखिए यह जो शब्द है, यह जो शब्द है, मैंने क्या बताया कि यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो यह गेंद, यह शब्द किसके लिए है, गेंद के लिए है। तो यहां जो यह शब्द है ये विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन है क्या, ये सर्वनाम है। तो यहां यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है। तो ये जो वह शब्द है वो किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है। तो मैंने क्या बताया कि यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो यह जो वह लड़का है, वह जो शब्द है वो किसके लिए आया है, वह लड़के के लिए आया है। तो यहाँ यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप उस अंतर को नहीं समझोगे तब तक आप ये जो सार्वनामिक विशेषण है इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जो सर्वनाम है और जो सार्वनामिक विशेषण, इन दोनों में अंतर समझते हैं। विशेष तथ्य, इसमें देखिए आप, यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या शब्द से पहले हो तब तो यह सार्वनामिक
विशेषण कहलाएगा। यहां देखिए आप, यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम सबसे पहले हो तो तब तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और अकेले, अकेले का मतलब ये हो गया संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो यह सर्वनाम कहलाएगा। यहां इस विशेष तथ्य को समझिए आप, यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम सबसे पहले होता है तो वह तो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, और यदि अकेले उसका प्रयोग होता है, कहने का मतलब यदि संज्ञा के स्थान पर ही यह प्रयुक्त होता है तो तब वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण देखिए आप इसका, देखिए आप, जैसे मैंने लिखा यह काफी होशियार है, यह काफी होशियार है, तो यहां जो यह शब्द है यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनाम। इसी प्रकार मैंने इस उदाहरण को लिखा कि यह लड़का काफी होशियार है। अब यहां जो यह शब्द है यह संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त हुआ, किस रूप में प्रयुक्त हुआ, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए यहां जो यह शब्द है यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा आप किसकी राह देख रहे हैं, आप किसकी राह देख रहे, तो यहां ये जो किसकी शब्द है, यहां जो ये किसकी शब्द है, मतलब ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है कि आप किसकी राह देख रहे हैं, यानी कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, तो यहां यह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। और अगर मैं इसको दूसरे हिसाब से लिखूं, जैसे आप किसकी पुस्तक आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे, तो यहां ये जो किसकी शब्द है ये किसके संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त हुआ, संज्ञा क्या पुस्तक और इससे पहले प्रयुक्त हुआ, तो यहां यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो विशेष तथ्य था ये मेरा समझाने का मकसद ये था कि जो सर्वनाम है और जो सार्वनामिक विशेषण, इन दोनों में अंतर क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण का जो प्रयोग होता है वो संज्ञा सर्वनाम से जस्ट पहले होता है, यानी कि तुरंत पहले उसका प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग होता है, तब वहां वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और यदि अकेले प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर यदि इसका प्रयोग किया जाता है तब वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण समझाया कि यह काफी होशियार है, तो यहाँ यह शब्द है यह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार इसको अगर देखिए यह लड़का काफी होशियार है, तो यहाँ जो यह शब्द है वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि संज्ञा से पहले इसका प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार जैसे आप किसकी राह देख रहे हैं, तो यहाँ जो ये किसकी शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। और मैंने दूसरा उदाहरण लिखा आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो ये थे विशेषण के चार प्रकार, जिसमें पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक, तीसरा था परिमाणवाचक और चौथा था सार्वनामिक विशेषण। और मैंने ये भी बताया कि परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन चार प्रकार के अलावा दो प्रकार और माने जाते हैं विशेषण के, चलिए उनके बारे में और अध्ययन करते हैं। उन दो प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा होती है वो क्या होती है वो देखिए आप, किसी स्थान से संबंधित जो शब्द होते हैं, किसी स्थान विशेष से संबंधित शब्द। अब उदाहरण देखिए आप इसका, अब इसके जो उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा
जोधपुरी जूती, बीकानेरी भुजिए, कश्मीरी शेव, इसी प्रकार बनारसी साड़ी आदि। तो ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण में इसकी पहचान जो होती है वो क्या होती है? वाक्य में प्रत्येक, अनेक या हर एक शब्द आ जाए तब वहां भिन्नता वाचक विशेषण होता है। तब वहां कौन सा विशेषण होता है? भिन्नतावाचक विशेषण होता है। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा, इस घर के प्रत्येक सदस्य को निमंत्रण दे। तो इस घर के प्रत्येक सदस्य को निमंत्रण दे, तो यहां ये प्रत्येक शब्द आ गया, तो यहां कौन सा विशेषण होगा? भिन्नतावाचक विशेषण होगा। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, हमारे देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। हमारे देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। तो यहां जो ये हर एक शब्द है, ये इसमें कौन सा विशेषण होगा? भिन्नतावाचक विशेषण होगा। मैंने क्या बताया कि जब वाक्य में प्रत्येक, अनेक, हर एक शब्द आ जाए तब वहां भिन्नतावाचक विशेषण होता है। तो हमारे देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने, तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? भिन्नतावाचक विशेषण होगा। तो ये थे विशेषण के अन्य दो भेद, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये थे विशेषण के प्रकार जो यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कि अवस्थाएं, मुख्य रूप से विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी जो अवस्था है वो है उत्तरावस्था, और तीसरी जो है वो है उत्तमावस्था। तो यहां देखिए आप, विशेषण की जो अवस्था है वो तीन मानी जाती है। मूल रूप से कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? तीन अवस्थाएं। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। तो इसमें जो पहली अवस्था है मूलावस्था, इसको समझते हैं। प्रकार है वो है मूलावस्था का, मूलावस्था। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। यानी कि जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण जैसे मैंने लिखा, अर्पित एक अच्छा लड़का है। अर्पित एक अच्छा लड़का है।
तो यहाँ जो ये अच्छा है ये मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। मैंने क्या बताया कि जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मूल अवस्था कहलाएगी, मूल अवस्था। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन होशियार लड़का है। मोहन होशियार लड़का है। अब ये यहाँ जो ये होशियार शब्द है ये भी किस रूप में प्रयुक्त हुआ, मूल रूप में प्रयुक्त हुआ। विशेषण का जो मूल रूप होता है उसी में यह प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मूल अवस्था कहलाएगी, मूल अवस्था। कहने का मतलब है जहां विशेषण का सीधा सीधा सिंपल रूप में प्रयोग कर दिया जाता है वहां विशेषण की जो अवस्था होती है वह मूल अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब है जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसके लिए प्रयोग कर दिया जाता है, एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, तब वह क्या कहलाती है, मूल विशेषता कहलाती है। तो ये थी विशेषण की पहली अवस्था, मूल अवस्था। अब जो दूसरी अवस्था है उसका नाम, जो दूसरी अवस्था है वो है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है तब वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है तब वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण से पहले से शब्द जोड़ दिया जाता है या मूल विशेषण के बाद तर शब्द तो पुल्लिंग के लिए होता है या तरा ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसमें देखिए जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है तब वह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण से पहले से शब्द जोड़ दिया जाता है या मूल विशेषण के बाद में तर शब्द पुल्लिंग के लिए और तरा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम श्याम से अच्छा लड़का है। राम श्याम से अच्छा लड़का। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि दो पदार्थों की तुलना के लिए जब विशेषण का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह उत्तरावस्था कहलाती है। तो यहाँ राम और श्याम में तुलना हो रही है, इसका मतलब कौन सी अवस्था, विशेषण की उत्तरावस्था है। दूसरी मैंने क्या बताया कि इस अवस्था में या तो मूल विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग या से शब्द जोड़ दिया जाता है। तो मूल विशेषण अच्छा है, अच्छे से पहले से शब्द जुड़ गया, या फिर मूल विशेषण के बाद में तर या तरा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि राम श्याम से अच्छा लड़का है। तो यहाँ ये जो विशेषण की अवस्था अच्छा, ये कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था। विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये उत्तरावस्था है। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, मोहन सोहन से पटुतर बालक है। पटुतर का मतलब होता है चतुर, मान लीजिए एक तरीके से। पटु का मतलब चतुर होता है, पटु का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। तो पटुतर का भी मतलब क्या होगा, चतुर होगा। तो मैंने क्या बताया कि मोहन सोहन से पटुतर बालक है। तो यदि विशेषण की मूल अवस्था प्रयुक्त नहीं हो रही है, विशेषण की मूल अवस्था प्रयुक्त हो रही है तब तो उसमें विशेषण से पहले से शब्द आएगा। और यदि विशेषण की मूल अवस्था प्रयुक्त नहीं हो रही है
तब विशेषण के साथ या विशेषण के अंत में तर या तरा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो मोहन सोहन से पटुतर, तो ये तर प्रत्यय जोड़ दिया गया, यानी कि विशेषण की मूल अवस्था नहीं है, मूल अवस्था नहीं होती तो तर या तरा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था कहलाएगी? उत्तरावस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी? उत्तरावस्था। तो ये थी विशेषण की दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था। अब जो तीसरी अवस्था है, तीसरी कौन सी अवस्था? तीसरी जो अवस्था है वो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। अब देखिए, जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। यानी कि अनेक जो पदार्थ होते हैं उनमें से किसी एक पदार्थ की या तो वो श्रेष्ठता सिद्ध करेगा या हीनता सिद्ध करेगा, तब वह विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। और इस अवस्था में, यहां से देखिए, इस अवस्था में मूल विशेषण से पहले शब्द का प्रयोग होता है, या मूल विशेषण के बाद तम या तमा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। यहां देखिए, परिभाषा तो क्या है कि जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इस अवस्था में मूल विशेषण से पहले किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है? सबसे शब्द का प्रयोग होता है, या मूल विशेषण के बाद में तम या तमा प्रत्यय जोड़ दिया या जुड़ा हुआ होता है। इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे मैंने लिखा, राम सबसे अच्छा लड़का है। राम सबसे अच्छा लड़का है, तो यहां ये सबसे आ गया, किससे पहले? उत्तमावस्था से पहले किसका प्रयोग हो गया? मूल विशेषण से पहले किसका प्रयोग होगा? सबसे, जो शब्द उसका प्रयोग हो गया। तो यहां ये जो सबसे अच्छा है, ये विशेषण की उत्तमावस्था है। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, मोहन कक्षा का पटुतम बालक है। मोहन कक्षा का पटुतम बालक है, यानी कि इस कक्षा में जो सबसे चतुर बालक है वो कौन है? वो है मोहन। मैंने क्या बताया? मोहन कक्षा का पटुतम बालक है। या तो मूल विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग होगा, या फिर जो मूल विशेषण उसके बाद या उसके साथ में तम या तमा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। तो मोहन कक्षा का पटुतम बालक है। तो यहाँ ये जो विशेषण की है, ये कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था है। तो ये थी विशेषण की तीन अवस्थाएं, जिसमें पहली थी मूल अवस्था, दूसरी थी उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण की अवस्था से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो अवस्थाएं मैंने बताई, इनको आप ध्यान से समझें, इनका जो अंतर है आप उन अंतरों को समझे आप। जैसे ये जो उत्तमावस्था है, इसमें जो मूल विशेषण होता है उससे पहले सबसे या मूल विशेषण के बाद तम या तमा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। तो वो सारी अवस्थाएं कौन सी कहलाती है? उत्तमावस्था कहलाती है, यानी कि विशेषण की वह उत्तमावस्था कहलाएगी। अभी इन अवस्थाओं के बाद में एक प्री विशेषण भी होता है। क्या होता है? प्री विशेषण। प्री
विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्री विशेषण शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्री विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहां ये जो अच्छा है ये तो क्या है, विशेषण है। ये तो क्या है, विशेषण। और ये जो बहुत शब्द है ये क्या है, प्री विशेषण है। ये क्या है, प्री विशेषण है। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहां अच्छा शब्द तो है विशेषण और बहुत है प्री विशेषण। मैंने क्या बताया कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्री विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहां ये जो बहुत शब्द ये क्या है, प्री विशेषण है। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा वहां एक अत्यंत ऊंचा महल था। वहां एक अत्यंत ऊंचा महल था। तो यहां ऊंचा तो क्या है, उसकी विशेषता है महल की, क्या है, ऊंचा। और ये जो अत्यंत शब्द है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये जो ऊंचा शब्द है ये तो क्या है, विशेषण है। और ये जो अत्यंत शब्द है ये क्या है, प्री विशेषण है। ये क्या है, प्री विशेषण है। तो जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं ऐसे शब्द प्री विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ ये जो अत्यंत शब्द ये क्या है, प्री विशेषण है। तो कई बार क्या है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देकर, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ जैसे प्रश्न में पूछ लेंगे कि ये बहुत जो शब्द है ये क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, प्री विशेषण कहलाएगा। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्री विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो ये था प्री विशेषण। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार, उन 4 प्रकार के अलावा अन्य जो 2 और प्रकार थे उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा विशेषण की जो अवस्थाएं थी उसके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा जैसे प्री विशेषण उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज यहाँ ये विशेषण का जो टॉपिक है वो समाप्त है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में विशेषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।